नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमेशा अच्छे रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का आपका यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि टीजीटी और पीजीटी की जो एग्ज़ाम डेट थी वो आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आपकी जो टीजीटी की जो परीक्षा, लिखित परीक्षा होनी है वो 7 एवं 8 अगस्त 2021 को कराई जाना है, और इसके साथ में जो पीजीटी की जो लिखित परीक्षा है वो आपके 17 और 18 अगस्त को कराया जाना है। तो इस तरह देखा जाए तो परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। आपके पास 1 महीने का अभी भी वक्त है, समय है। अगर आप चाहें तो भरपूर तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको भरपूर तैयारी कराएंगे। तो आज मैं हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी ग्रामर लेकर के आया हूँ, हिंदी व्याकरण। तो आज मैं हिंदी व्याकरण में जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा वर्णमाला। वर्णमाला से टीजीटी में अगर आप 2016 का पेपर देखेंगे या उससे पहले का पेपर देखते हैं तो वर्णमाला से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 2016 में भी जो 2016 की जो भर्तियाँ, इसकी जो परीक्षा कराई गई थी, जो भर्ती आई थी जिसकी परीक्षा कराई गई थी 2019 में कराई गई थी, उसमें वर्णमाला से 6 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इसलिए आपका वर्णमाला टॉपिक बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आपका यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, रेलवे या अतिरिक्त जितनी भी भर्तियां आती हैं उसमें आपके लिए वर्णमाला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसलिए हमने सोचा है आज आप लोगों को वर्णमाला से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वर्णमाला। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं वर्ण और माला, दो चीजें हैं, वर्ण और माला। ठीक है, तो वर्ण आप तो जानते हैं, वर्ण अर्थात वो ध्वनियां, माला अर्थात, माला का अर्थ होता है गुथना, अर्थात वर्णों को गुथना ही वर्णमाला कहलाता है। कभी कभी पूछा जाता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या अर्थात जो आपके वर्ण होते हैं, वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखना, अर्थात वर्णों को व्यवस्थित क्रमों का जो समूह होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह का अर्थात क्रमों का जो समूह होता है वो आपका क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इस तरह के सामान्य बातें टीजीटी में ऐसा कुछ नहीं पूछा, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट में पूछा जा सकता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप पढ़ेंगे वर्णमाला जो हमारे हिंदी के अर्थात जो हमारा संविधान है, संविधान में जो हमारे संवैधानिक रूप से जो हिंदी की देवनागरी लिपि अपनाई गई, तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो हिंदी ग्रामर ली गई है, उस ग्रामर के अंतर्गत जो वर्णमाला है, वर्णमाला के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण अपनाए गए, कौन कौन से नहीं अपनाए गए, इन विषय पे भी हम चर्चा करेंगे, डिटेल से आपको बताएंगे। तो वर्णमाला जो है इनका जो उच्चारण होता है 2 तरह से, अर्थात 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग आ जाता है स्वर, पहला कौन सा भाग आ जाता है, स्वर, और दूसरा भाग जो आ जाता है व्यंजन। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो इस तरह से वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, 2। वर्णमाला को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर क्या है। ठीक है, स्वर के वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम व्यंजन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्वर हमारा क्या, स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने, अर्थात जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी ग्रामर में संवैधानिक रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 स्वरों की संख्या। पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। बहुत सारे बच्चे हैं 13 पे टिक कर देते हैं, बल्कि 13 किसको गिन लेते हैं, जो अंग आह होता है उसको भी उसमें काउंट कर देते हैं। बिल्कुल नहीं काउंट करना, अंग आह जो होते हैं वो क्या होते हैं, अयोग वाह वर्ण होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे 11 स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं, जैसे कि आ इ ई उ ऊ री ए ऐ
ओ औ, ठीक है, ये 11 हैं, ठीक है। स्वर कितने हैं टोटल होते हैं? 11 होते हैं। तो ये जो 11 स्वर होते हैं यही आपके हिंदी वर्णमाला में अपनाए गए हैं, संवैधानिक रूप से अपनाए गए हैं। और पूछा जाता है जो हिंदी हमारी जो है राजभाषा के रूप में भी स्वीकार की गई। राजभाषा कब स्वीकार की? तो ये जो हिंदी हमारी है ये 14 सितंबर, अगर पूछा जा सकता है हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं 14 सितंबर को? 14 सितंबर को इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा जो संविधान है वो 14 सितंबर सन 1949 में संविधान को हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया था। और संविधान की जो मूल भाषा है वो कौन सी भाषा है? आंग्ल भाषा, अर्थात अंग्रेजी है, क्योंकि संविधान हमारा अंग्रेजी में ही लिखा गया था। लेकिन 14 सितंबर सन 1949 में हिंदी अर्थात संविधान को हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। और उसी दिन से हमारी हिंदी क्या है? राजभाषा। बहुत लोग इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा जानते हैं, बल्कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती जो पूरे राष्ट्र में सभी लोग वही भाषा, उन सभी के लिए वही भाषा अनिवार्य हो, अर्थात उनकी मातृभाषा वही हो, वही राष्ट्रभाषा होती। बल्कि ऐसा है ही नहीं। हिंदी हमारी जो है वो सिर्फ 10 प्रदेशों की मातृभाषा है, केवल 10 प्रदेशों की, तब भी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अगर भाषा है भारत में वो हिंदी भाषा है, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी के अंतर्गत जो वर्णमाला के अंतर्गत जो स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ, जिसमें से आपका ये जो 4 आ जाते हैं ए ऐ ओ औ, ये जो स्वर होते हैं इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ये कैसे बनते हैं जरा सा देखेंगे, इस पे विचार करेंगे। ये संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? आ और ई को मिलाते हैं तो बन जाता है ए, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये 2 वर्ण मिल करके तीसरा नया वर्ण तैयार होता है। ऐसे ही आय कैसे बनता है? आ धन ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आय बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही ओ कैसे बनेगा? आ धन उ को मिलाएंगे ओ बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही आ धन ओ को मिलाएंगे ये बन जाता है औ। तो ये जो आपके 4 हैं ये संयुक्त स्वर होते। पूछा जा सकता है हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर हैं, तो आपके संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 होते हैं। ए ऐ ओ औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। वैसे ही व्यंजन में भी पढ़ेंगे तो व्यंजन में भी संयुक्त व्यंजन होते 4 होते हैं, ठीक है। छ त्र ज्ञ और स्रा, ये 4। वैसे ही स्वरों की में भी अगर बात करें तो 4 स्वर होते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल मत भूलना, ठीक। जिसमें से आपका ये जो स्वर होते हैं ये स्वर उच्चारण इनका जो होता है 3 तरह के होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। तो आगे जब हम आपको वर्गीकरण करके बताएंगे स्वरों को तो हम आपको बताएंगे ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर कौन होते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा, प्लुत स्वर कौन होता है। तो ये जो आपके जिसमें ये अ और ई उ और ये री, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और जिसमें से आपका ये आ और ई उ और ये 3 और बाकी ये संयुक्त स्वर मिलाकर के दीर्घ हो जाते हैं। तो इस तरह से इनकी बात होती है। तो ये आपके हुए कुछ 11 स्वर थे जो महत्वपूर्ण थे, जिन पे हमने पूरी तरह से आपको समझा दिया है। अब इसके बाद में जो हम बताने जा रहे हैं, एक स्वर और होता है जो अंग्रेजी से लिया गया है, वो भी कभी कभी पूछा जा सकता है, ये वाला औ। ये जो स्वर आपका है ये अंग्रेजी भाषा से लिया, जैसे कि डॉक्टर लिखते हो, ठीक है, हिंदी में जैसे लिख दियो डॉक्टर, तो ये जो आपका अ है तो डा पे लग गया डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरह से अ भी है, ये भी स्वर ही है। ये किस भाषा से लिया गया? अंग्रेजी से लिया गया। ये भी आपके लिए ध्यान देने की बात है, ठीक है। इसके साथ में जब ये आपके अ ये आपके इतने स्वर हो गए, इसके बाद जो वर्ण आते अंग आह आते हैं। अब अंग आह के बारे में बताते हैं। इसके बाद आपका क्या बचता है? अंग और आह। ये जो 2 वर्ण हैं अंग और आह, ठीक है, ये आपके होते हैं अयोगवाह वर्ण। अर्थात ये अयोगवाह वर्ण इन्हें क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं अर्थात ना इनकी गणना स्वरों में की जाती है और ना व्यंजनों में की जाती है। अर्थात ये स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले आते हैं।
है ना, ये स्वर और व्यंजन को विभाजित करते हैं, इसलिए इनको अयोग वाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये दो होते अंग और आह। और अंग का नाम क्या, अंग को क्या कहते हैं, अंग को कहते हैं अनुस्वार। अंग का नाम क्या दिया है, अनुस्वार। कभी याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है अनुस्वार। बाकी जो आह होता है इसको कहते हैं विसर्ग। इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। ये इसके नाम है, मत भूलना, कभी कभी पूछा जाता है निम्नलिखित में से विसर्ग है, तो आह आपका क्या विसर्ग है, और अंग जो दिया हुआ है वो अनुस्वार होता है। ठीक है, तो इस आधार पे आपका स्वर मैंने बताया 11 होते, बाद में आपको अयोग वाह वर्ण भी बता दिया। ये जो अंग आह होते हैं इनको क्या कहते हैं, अयोग वाह वर्ण कहते हैं। लिख देता हूं, अयोग वाह वर्ण, इनको क्या कहते हैं, अयोग वाह वर्ण कहते हैं। ठीक, अंग और आह को। तो इस तरह से आपके ये स्वर थे। स्वर के बाद में अब हम बताते हैं स्वरों का व्यंजन वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कैसे क्या किया गया है, उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग बने रहिए। अब आपको पढ़ाते हैं इसके बाद स्वरों का वर्गीकरण। अब आप लोगों को बताते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण है वो आप 7 प्रकार से किया गया है। पहला जो आ जाता है आपका उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा जो आपका किया गया है जीभ के प्रयोग के आधार पर। तीसरा है मुखाकृति के आधार पर। चौथा है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। पांचवा है अनुनासिकता के आधार पर। सिक्स पॉइंट है घोषत्व के आधार पर। सेवन पॉइंट आपका आ जाता है लास्ट प्राणत्व के आधार पर। इस प्रकार से स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 7 प्रकार से किया गया है। अब इन वर्गीकरण के अंतर्गत इन जो आपके 7 पॉइंट हैं, इस 7 पॉइंट के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं उनमें एक एक करके आपको हम अभी बताएंगे, क्योंकि वही प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला है उच्चारण काल के आधार पर, तो इस पे चर्चा करेंगे। ये बताएंगे इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं, इसको रब कर देते हैं, फिर एक एक करके सब आपको बताते हैं। इसके बाद जो आपका ये उच्चारण काल के आधार पर है, इस पर चर्चा करेंगे। इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको बांटा गया है 3 भागों में।
आपका आ जाता है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, ये 3 प्रकार से इसको उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर आपके आते हैं वो 3 प्रकार से उच्चारित किया जाए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब इसके अंदर ह्रस्व क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम वक्त लगे, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे या कम वक्त लगे, वो स्वर आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके बाद में जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करते वक्त, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगे, वो आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, उन पे चर्चा करेंगे, बताएंगे एक एक करके। जो ह्रस्व स्वर में जो आपके स्वर आते हैं, अ, इ, उ, री, नोट कर लेंगे। ये 4 आते हैं वर्ण, भूलना नहीं। ये आपके अ, इ, उ, री, ये क्या है? ह्रस्व। इनका उच्चारण करेंगे तो ये कम समय लगता है। ठीक है, समझ लीजिए 1 सेकंड लगता है। अ, इ, उ, री, ये क्या है? कम समय में लगता है, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इसके बाद में दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके इतने कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। आ, ई, उ, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके कितने हो गए? इस प्रकार से आपके जो ये 3 मेन आ जाते हैं ये, और उसके बाद 4 आपके संयुक्त स्वर। ठीक है, तो 7 हो गए। टोटल कितने हैं? 7 हैं। और ये कितने हैं? 4 हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। भूलना नहीं, क्योंकि दीर्घ स्वर में आपके संयुक्त स्वर भी शामिल होते हैं, अर्थात संयुक्त स्वरों के उच्चारण में भी उतना ही समय लगता है। ठीक है, जितना बाकी आ, ई, उ में लगता है। इसके बाद जो आपका प्लुत स्वर होते हैं, ये आपका जैसे कि आज लिख देते हैं राम। जब ये राम लिखोगे तो इस तरह का आएगा राम। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ये राम उच्चारण करोगे राम, तो अधिक समय लगता है। राम के उच्चारण करने में क्या है? अधिक समय लगता है। इस तरह से ये आपका हो गया राम। तो राम में देखेंगे ये 3 जो आपके एस एस बने हैं, ये आ है, 3 आ की मात्रा है। ठीक है, तो ये जो एस एस बने हैं 3 हैं, तो इसकी जो संख्या होती है, ये संख्या समय निर्धारित किया वो 3 के बराबर है। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 2 के बराबर। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 1 के बराबर मानी जाती है। ये भी पूछा जा सकता है, ह्रस्व स्वर में जो समय निर्धारित किया वो कितना किया गया? 1 किया गया है। दीर्घ स्वर में 2 और प्लुत स्वर में 3। तो यहाँ पे ऐसे 3 जो दिए हैं, ये 3 संख्या का सूचक है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हुए। तो पूछा जा सकता है राम में कौन सा स्वर है? तो राम जो लिखा गया है इसमें प्लुत स्वर पाया जाता है। ठीक है, या निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है तो कौन सा? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 होते हैं। ये कौन से आपके दीर्घ स्वर होते हैं। इसके अतिरिक्त अ, ई, उ, री में कौन सा स्वर पाया जाता है? ह्रस्व स्वर पाया जाता है।
तो ये किसके आधार पर हैं? ये आपके उच्चारण काल के आधार पर बताए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आपका जो प्रकार बताया गया है जीवा की क्रियाशीलता के आधार या जीव के प्रयोग के आधार पर, उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं उस पर जरा से बताएंगे। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीव की क्रियाशीलता या जीव के प्रयोग के आधार पर, कुछ भी लिख सकते हैं, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, के आधार पर। ठीक है, जीव की क्रियाशीलता या जीव के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या है, आपके जो स्वर बताए गए हैं वो 3 प्रकार से, अग्रस्वर, दूसरा आ जाता है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर भी स्वरों की संख्या कितनी है? अग्रस्वर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अग्रस्वर क्या है या मध्य स्वर या पश्च स्वर में क्या। जिन स्वरों के उच्चारण करते वक्त जीभ जो हमारी जीव्या होती है वो अग्रभाग में काम करते, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीभ की जो क्रियाशीलता है वो अग्रभाग में काम करे, जिन स्वरों के उच्चारण करते वक्त जीभ अग्रभाग में काम करता है तो आपके वो अग्रस्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीभ मध्य भाग में काम करे, यदि जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीभ मध्य भाग में काम करे तो आपके वो मध्य स्वर कहलाते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण करते वक्त जीभ पश्च भाग में काम करे तो आपके वो पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ये आप इस तरह टंग बनेगी, जीभ ऐसे मैंने जीभ बना दिया। ठीक है, ये जीभ है, तो ये जीभ का जो ये वाला पहला भाग ये अग्रभाग होता है, इसको क्या कहते हैं? अग्रभाग, अर्थात ये होता है आपका अग्रभाग। इसके बाद ये वाला जो बीच में होता है इसको बोलते हैं मध्य भाग, मध्य भाग। और इसके बाद जो पीछे का होता है इसको बोलते हैं पश्व, पश्व भाग। ठीक है, जब जीव का जो अग्रभाग होता है तो ये आपका अग्रभाग हो गया, बीच का मध्य भाग हो गया, इसके पीछे का पश्च भाग हो गया। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त जहां पे आपके ध्वनियां अर्थात स्वर आते हैं उसका वैसे ही नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से अग्र स्वर में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? तो अग्र स्वर में जो ध्वनियां आपकी आती हैं देखेंगे, ई ई ए, ये 4 ध्वनियां आती हैं अग्र स्वर में। ई ए, ये क्या है आपकी? इनका उच्चारण करिए तो हमारा क्या है, ये अग्र अर्थात पहले ही भाग में ई ए, ये आपके क्या है? अग्र स्वर में आ जाती। तो 4 ध्वनियां जो 4 स्वर होते हैं ये आपके अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर में कौन सा आ जाता है? अ केवल आ जाता है, अ केवल ओनली आ। पूछा जा सकता है आ जो है जिसको छोटा आ कहते हैं, है ना, ह्रस्व आ, यह कौन सा स्वर है? तो ये आपका मध्य स्वर हो जाता है। बाकी जो वर्ण बचते हैं वो सारे किसमें चले जाते हैं? पश्च स्वर में। दीर्घ आ जाएगा, उ दीर्घ उ, ओ, औ, ठीक है, और एक आपका अंग्रेजी वाला औ। इस तरह से आपके ये आ जाते हैं। ठीक है,
तो ये ध्वनि आप भूलना बिल्कुल नहीं। अग्रस्वर कौन कौन से, ई ए ऐ, ये आपके क्या है अग्रस्वर हैं। जो आ है वो आपका मध्य स्वर है, आ ई, उसके बाद उ ओ औ, ये आपके क्या है पार्श्व स्वर है। ठीक है, ये इस तरह से आपके जीव की क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण किया गया। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से पार्श्व स्वर हैं, यही प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी में। देखेंगे मेरे पास प्रश्न पत्र रखा हुआ है। हाँ, इसमें से जो पूछा गया है इनमें से कौन सा पार्श्व स्वर है। तो पार्श्व स्वर में आपके जो विकल्प दिए हैं देखेंगे बुक में साफ पूछा गया है, इनमें से कौन सा पार्श्व स्वर है। ये जो 2016 की भर्तियां थी, जो इसकी परीक्षा कराई गई है 8 मार्च 2019 को, तो उसमें प्रश्न संख्या जो दी है 44 आप लोग दे सकते हैं। जो प्रीवियस के जो पेपर हैं, जो पुराने पूछे गए हैं, वो बुक आप लेकर के उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रश्न दिया इनमें से कौन सा पार्श्व स्वर है। तो पार्श्व स्वर इसी में से पूछा गया। विकल्प आपके दिए हुए हैं, देखेंगे इसमें 4 विकल्प। पहला विकल्प दिया है आ दीर्घ आ, दूसरा विकल्प दिया है ई दिया हुए है, तीसरा दिया है दीर्घ ई है, चौथा है आ दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में बताइए कौन सा पार्श्व स्वर है ना। तो पार्श्व स्वर कौन सा इसमें है, तो हमने आपको बता दिया। देखिए अग्रस्वर कौन से होते हैं, अग्रस्वर देखेंगे आपका ई, ये जो ई जो है आपका क्या है, ये देखो दोनों दिए, ये अग्रस्वर है, ये दोनों क्या है अग्रस्वर है। और जो आपका ये आ दिया हुआ है ये मध्य स्वर है, ये कौन सा है मध्य है। और ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों हैं अग्र हैं। ठीक है, और बाकी ये वाला बिल्कुल राइट, यही आपका क्या पार्श्व स्वर है। ठीक है, ये देख दिया है दीर्घ आ। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। ठीक है, इससे पूछे गए हैं और नेक्स्ट फिर भी आगे प्रश्न पूछा जा सकता है, संभावित है। इससे आज ये आ पूछा, कल इसमें मध्य स्वर भी पूछा जा सकता, हो सकता अग्र स्वर पूछ सके। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है मुखाकृति के आधार पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण, उससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं, इसके बाद बताते हैं मुखाकृति के आधार पर। तीसरा जो आपका आ जाता है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार से बताए गए हैं। पहला आ जाता है विवृत, विवृत आ जाता है। दूसरा है अर्धविवृत, उसके बाद तीसरा है संवृत, चौथा है अर्धसंवृत। ठीक है, ये 4 प्रकार से बताए गए हैं। तो ये विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत मुखाकृति के आधार पर बताएंगे। जो विवृत होते, विवृत का अर्थ होता है खुला, ओपन। ठीक है, और अर्धविवृत का मतलब होता है आधा खुला।
असमृत का मतलब होता है बंद होना और अर्धसमृत का मतलब होता है आधा बंद होना। तो कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि विवृत का विलोम शब्द बताइए, तो विवृत का विलोम शब्द समृत होगा। ठीक है, आप बता सकते हैं। तो विवृत का भी आप समझ लीजिए, विवृत जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त मुख द्वार खुला होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते वक्त मुख द्वार खुला होता है वो आपके विवृत स्वर कहलाते हैं। फिर इसके बाद चलते अर्धविवृत क्या है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त मुख द्वार आधा खुला होता है वो आपके अर्धविवृत कहलाते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त मुख द्वार बंद होता है वो समृत कहलाता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त मुख द्वार आधा बंद होता है वो अर्ध समृत कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं पूछी जाती हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें विवृत जो खुला होता है, तो इसके अंतर्गत जो ध्वनियाँ आती है वो आपकी दीर्घ आ जाती है। आ का उच्चारण करोगे तो मुख द्वार क्या होता है, बिल्कुल खुल जाता। आ करोगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इसके बाद आपका जो अर्ध विवृत होता है ह्रस्व आ, ठीक है, क्योंकि आप ह्रस्व आ का खोलोगे तो इतना मुंह नहीं ओपन होता है, अर्थात तो आधा ही होता है। ठीक है, उसके बाद आए औ, एक अंग्रेजी का भी स्वर होता है औ। ठीक है, इस तरह की इतनी ध्वनियां आ जाती, ए आ आए औ। समृत में कौन कौन सी आपकी ध्वनियां आ जाती हैं, ई ई उ री, ये आपके समृत में आ जाती हैं। ठीक है, और अर्ध समृत में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, ए ओ, ये दो ध्वनियां आ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ध्वनियां आपके स्वर आ जाते हैं। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से अर्ध समृत हैं, तो अर्ध समृत का आपका ए ओ आपके क्या है, अर्ध समृत हैं। निम्नलिखित में से समृत ध्वनियां हैं ई उ री, ये चार क्या हैं आपके समृत ध्वनियां हैं। चार समृत हैं, दो आपकी अर्ध समृत हैं। उसके बाद तीन तो आपकी मेन क्या होती हैं, अर्ध विवृत है, लेकिन इसमें एक अ भी जोड़ देते हैं, इसको मिला करके चार कर दिया गया। ठीक है, कभी अ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया अ कौन सी ध्वनि है, तो समृत हैं, विवृत हैं, अर्ध विवृत हैं, तो ये अर्ध विवृत में आ जाते हैं, और बाकी आपका ये अ केवल विवृत हैं। इस तरह से ध्वनियां मुखाकृति के आधार पर पूछा जाता है, ये चार प्रकार से विभाजित किए गए। ठीक है, इसके बाद में हम आपको बताते हैं ओष्ठ की गोलाई के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की जो स्थिति के आधार पर है वो आपका कितने प्रकार से, दो प्रकार से किया गया है। पहला जो आ जाता है आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी जिसको कहते हैं, आवृत्तमुखी को आवृत्ताकार भी कह सकते हैं, आवृत्ताकार। ठीक है, दूसरा आ जाता है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी को वृत्ताकार भी कहते हैं, वृत्ताकार। ठीक है, इस तरह। अब इसमें क्या, आवृत्तमुखी क्या है या आवृत्ता क्या या वृत्तमुखी क्या है, अर्थात जिन स्वरों का या ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त, ठीक है, मुख की जो स्थिति है ना,
गोलाकार में ना परिवर्तित हो। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त मुख की स्थिति गोलाकार में ना परिवर्तित हो वो आपके आवृत्ताकार होते हैं या आवृत्तमुखी होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण करते वक्त मुख की स्थिति गोलाकार में बदल जाए अर्थात गोल हो जाए तो आपके वो कोई किसमें अब बताते हैं आवृत्तमुखी में कौन कौन से स्वर आते हैं और वृत्तमुखी में कौन कौन से आते हैं। आवृत्तमुखी में जो आपके आ जाते हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हो तो मुख की जो स्थिति है वो गोलाकार न हो तो आवृत्तमुखी होते हैं। जैसे आपके आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई और री, ये आपके क्या हैं आवृत्तमुखी हैं। इसके अलावा जो आपके आ जाते हैं उ, दीर्घ उ, ओ और औ, ये ये वृत्तमुखी है। उ, ओ, औ का उच्चारण करेंगे तो मुख्य आकृति जो स्थिति है वो गोल हो जाती है। तो ये चार आपके क्या हो जाते हैं, चार होते हैं वृत्तमुखी होते हैं। और पांच आपके क्या हैं, इसके अलावा आ ई री, ये आपके क्या हैं। और इसके पांच ये आ जाते हैं। इसके अलावा ए दो ये मिला करके टोटल 7। ठीक है, तो ये 7 आपके क्या हैं वृत्तमुखी हैं, 4 आपके वृत्तमुखी हैं। इस आधार पे आपका ये ओष्ठ की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद में आपका अनुनासिकता के आधार पर बताते हैं कैसे क्या किया गया है। पांचवा पॉइंट आ जाता है अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर भी 2 प्रकार से किया गया है। एक पहला आ जाएगा निरनुनासिक, नासिक अर्थात जो अनुनासिक ना हो। इसके बाद दूसरा है अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, निरनुनासिक क्या होता है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त वायु हवा केवल मुख से ही प्रवाहित हो वो आपके निरनुनासिक ध्वनियाँ कहलाते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी प्रवाहित हो वो आपके अनुनासिक ध्वनियाँ होते हैं। ठीक है, अब निरनुनासिक में जो ध्वनियाँ आपके आ जाती हैं अ ई आदि, ये सारे पूरे 11। ठीक है, इसके अलावा अनुनासिक में जैसे कि आ पर मैंने बिंदी रख दिया, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, ये आदि। ठीक है, इस तरह से होते हैं। अ ई ये क्या है अनुनासिक होते हैं, जिनका मतलब इनके उच्चारण करते वक्त मुख से के साथ साथ नासिका से भी हवा या वायु प्रवाहित होती है। हमेशा याद करना अनुनासिक में ऊपर चंद्र बिंदी बनी होगी, अंक की बिंदी लगी होगी। ठीक है, तो वो आपके अनुनासिक होते हैं। जिसमें अंक बिंदी न लगी हो वो आपके क्या होते हैं निरनुनासिक होते हैं। ये पहचान है, इसको याद कर ले। ठीक है, इस तरह से आपके अनुनासिकता के आधार पर भी हो गया। अब जो छठा आता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर जो आपका है
घोषत्व अर्थात घोष का अर्थ होता है, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में कंपन होना, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होना। ठीक है, अतः सभी स्वर अर्थात ध्वनियां सघोष हैं, सघोष हैं। इतना बस याद करना है। घोष का अर्थ क्या होता है? स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होना। इसलिए जितने भी आपके स्वर हैं अर्थात 11 जो स्वर हैं वो सब क्या हैं? सघोष हैं। ठीक है, अर्थात इनके ये सब किस में आ जाते हैं? सघोष। पूछा जाता है निम्नलिखित में से सघोष वर्ण स्वर बताइए, तो आ से लेकर औ तक, आ ई ओ री ए, उसके बाद आए ओ औ, ये सब क्या है? सघोष ध्वनियां हैं। ठीक है, ये घोषत्व के आधार पर हो जाते हैं। आ ई उ आदि, ये सब क्या है? सघोष ध्वनियां हैं। यथा आ से लेकर औ तक ये सब क्या है? सघोष। 11 स्वर क्या है? सब सघोष हैं। अब लास्ट जो बचता है प्राणत्व के आधार पर, सातवां जाता है प्राणत्व के आधार पर। जो प्राणत्व के आधार पर प्राण का अर्थ होता है हवा या वायु। ठीक है, प्राण का अर्थ क्या होता है? हवा अर्थात वायु। तो इस प्रकार से सभी स्वर अर्थात जितने भी स्वर हैं सब क्या है? अल्प प्राण होते हैं। अतः सभी स्वर ध्वनियां अल्प प्राण हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट करें। सभी स्वर अर्थात आ से आओ तक, ये जो आपके आ ई उ री आदि, ये सब क्या है? अल्प प्राण, अर्थात इनके उच्चारण करते समय वायु जो होती कम प्रवाहित होती। अल्प प्राण मतलब होता है जिन ध्वनियों को उच्चारण करते वक्त वायु कम प्रवाहित होता, हवा कम मुख से निकले, वो आपके अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण क्या होते हैं? जिन ध्वनियों को उच्चारण करते हैं मुख से हवा ज़्यादा निकले, अधिक निकले, तो वो महाप्राण होते हैं। लेकिन जो स्वर आपके होते हैं सब अल्प प्राण होते हैं। निम्नलिखित में पूछा जा सकता है अल्प प्राण स्वर बताइए, तो सारे जो 11 के 11 आपके क्या है? अल्प प्राण स्वर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये स्वरों का वर्गीकरण किया गया। स्वरों के वर्गीकरण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे जब हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें आपको स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न बताएंगे। जैसे कि टीजीटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर जरा सा एक बार चर्चा कर देंगे, है ना। पहला मैंने प्रश्न बता दिया गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था उच्चारण स्थान से पूछा गया था। ठीक है, टीजीटी में तीसरा प्रश्न पूछा गया छा ध्वनि का उच्चारण स्थान। 2 प्रश्न आपके इससे आगे उच्चारण स्थान से आगे हैं। उच्चारण स्थान इसके बाद हम आपको बताएंगे। और इसके बाद इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, ये पूछा गया था। संयुक्त व्यंजन जब आपको हम पढ़ाएंगे संयुक्त व्यंजन तब आपको बताएंगे कैसे क्या 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना। इसके अलावा इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि, तो सघोष अघोष जो आपके बताएंगे, घोष अघोष ये क्या है? ध्वनियाँ हैं। तो ये भी आपको बताएंगे कौन कौन से पूछे जाते हैं। जब व्यंजन पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से पूरा समझा देंगे। ठीक है,
और फिर अल्प प्राण महाप्राण व्यंजनों में भी पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो इसलिए वर्णमाला से 6 प्रश्न टीजीटी एंड पीजीटी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी यूपी टेट में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी 2 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा यूपीएसआई में भी इससे 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्णमाला टॉपिक आपके लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी के साथ में हमने आपको स्वर पढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे, तो व्यंजन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन लेकर के आएंगे, फिर आपको व्यंजन पढ़ाएंगे, व्यंजन के अंतर्गत आपको इससे संबंधित जो भी हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम स्वरों का उच्चारण स्थान बताएंगे। तो अगली वीडियो में जब हम आपको मिलेंगे तो उसमें आपको स्वरों का उच्चारण स्थान बताएंगे। उसके बाद फिर व्यंजन पढ़ाएंगे। फिर व्यंजन में सघोष अघोष ध्वनियाँ कौन कौन से होती हैं, घोष कौन है, सघोष कौन है, फिर अल्प प्राण कौन है, महाप्राण ध्वनियाँ कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको व्यंजन में बताएंगे। फिर व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी बताएंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ रहें, मेहनत करते रहें, सभी का सिलेक्शन हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।